हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एनसीईआरटी एकेडमी में। मैं हूं प्रशांत और आज हम क्लास 6 के सीरीज़ में चैप्टर 1 हिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है क्या कब कहाँ और कैसे। अब इसमें क्या होता है, रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही है, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले की सुर्खी है, मतलब वो अखबार पढ़ रही है, उसमें ऐसी कोई खबर है जिसमें 100 साल पहले के बारे में बताया गया है। और वो सोचने लगती है कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ। मतलब वो ये मतलब जैसे हम लोग अखबार पढ़ते हैं और उसमें कोई ऐसा खबर आ जाता है कि जिसमें बहुत पहले का बताता है, तो कभी भी आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठा होगा कि कोई कैसे जान लेता कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। जैसे अभी हम न्यूज़ चैनल वगैरह न्यूज़पेपर पढ़ के हम जान सकते हैं कि किस समय क्या हुआ था। तो वही चीज़ है इस चैप्टर में डिटेल में बताया गया है। तो चलिए अब चैप्टर को पढ़ते हैं। अब इसमें पहला टॉपिक है कैसे पता लगाएं। ये जानने के लिए कल क्या हुआ तुम रेडियो सुन सकते हो। वही मैंने बताया कि जैसे आप टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, टेलीविज़न देख सकते हो, अखबार पढ़ सकते हो। हाँ वही है। साथ ही यह जानने के पिछले साल क्या हुआ तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हो जिससे उस समय की स्मृति हो। मतलब आप कहीं गए हो, मतलब आप कहीं घूमने गए और आप इसमें पता करना चाहते हो कि इससे पिछले साल यहाँ पे क्या हुआ था, तो आप उससे पूछ सकते हो कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वो बता सकता है। मतलब जिसे वहाँ पे रह रहा है उसे पिछले साल की स्मृति होगी, याद होगा कि क्या हुआ। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ ये कैसे जाना जा सकता है। तो अभी इसी बारे में इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर का अगला टॉपिक अतीत के बारे में हम क्या जानते हैं। वही बात है कि 100 साल पहले 200 साल पहले जो हुआ है कि उसके बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। मतलब जितने भी लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर वगैरह जो भी है आपके आसपास, सबके बारे में हम जानकारी पता कर सकते हैं। अब यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, ये कौन सी कहानियाँ सुना करते थे। जैसे अभी हम महाभारत पढ़ते हैं, महाभारत में कौन से पांडव क्या करते थे, वो सब चीज़ हम लोग अभी जानते हैं। तो वैसे हमें कहाँ से पता चलता है ये सब चीज़, ये सब किताबों से हमें पता चलता है। और वैसे कोई पुरानी किताब लेके शिलालेख हो गया, जैसे पत्थरों पे राजा अपने विचार लिखवा देते थे। अशोक के स्तंभ अभी भी प्रसिद्ध है, तो अशोक ने अपने विचार को शिलाओं पे लिखवाया था। वैसे ही आप ये सब पता कर सकते हैं। तो इसी बारे में इसमें दिया गया। अब यहाँ पे लोग कहाँ रहते थे। कई लाख वर्षों पहले ये लोग इस नदी के तट पर रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ कुशल ग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित हो। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगलों में अन्य उत्पाद का यहीं से संग्रह किया करते थे। अब यहाँ से एक सवाल आ सकता है कि लोग नदी के घाटियों की तरफ क्यों रहते थे। तो अभी ना आप ये जानते हैं कि जैसे मरुस्थल होते हैं, वहाँ पे इतना अच्छा नहीं रहता रहने के लिए। जैसे नदी के पास होता है, जल की उपलब्धता होती है, मिट्टी उपजाऊ होती है, वहाँ खेती कर सकते हैं, आराम से हम लोग रह सकते हैं। लेकिन ऐसे किसी रेगिस्तान में उतना नहीं रहता, इसलिए मैदानी घाटियों में नदियों के किनारे ये कुछ ज़्यादा ही आबादी रहती है। वे जानवरों के आखिर शिकार भी करते थे। अब पहले घने जंगल थे तो जानवर भी बहुत रहते थे, इसलिए शिकारी लोग ज़्यादातर शिकार और ये कृषि वगैरह ही करते। मतलब इस चैप्टर में आपको ये इस पूरे बुक में क्या क्या पढ़ेंगे उसका डिटेल में बताया गया है। तो चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है। अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और कृथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू। अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और कृथर पहाड़ियों का पता लगाओ। यह क्षेत्र कुछ ऐसे स्थान है जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ फसलों का उपजाना आरंभ किया था। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि लोगों ने ये गेहूं जौ ये सब का उपजाना कब शुरू किया था। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8000 वर्ष पहले। तो अभी ये हो गया। अब ये कहेगा कि ये कहाँ पे शुरू किया था, तो सुलेमान और कृथर पहाड़ियाँ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप ये देख लीजिए, मैप में भी आप देख सकते हैं। अब
यहाँ यहाँ पे मैप में भी है ये चीज़। ये देखिए सुलेमान, और ये हो गया किरथर पहाड़ी। ये ऐसी जगह जहाँ पे लोगों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ मतलब खेती करना सबसे पहले शुरू किया था 8000 साल पहले। तो सॉरी मिस्टेक हो गया। अब यहाँ पे देखिए सिंधु है, ये इसकी सहायक नदी, मतलब ऐसे बहुत सारी नदियाँ हैं जो सब मिलकर सिंधु नदी में मिलती है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सहायक नदी क्या होती है। अब सहायक नदी क्या होती है? जो बहुत सारी नदी मिलकर एक विशेष बड़ी सी नदी का निर्माण करती है, इसे सहायक नदी कहते हैं। अब सिंधु नदी है, यहाँ अभी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ सिंधु नदी है, और इस सिंधु नदी में ये झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ये सारी नदियाँ मिलकर एक बड़ी सी सिंधु नदी का निर्माण कर रही है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपको कि सिंधु नदी के सहायक नदियों का नाम बताओ, तो आप यहाँ पे लिख देना झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, एकदम सही जाएगा। व्यास नदी भी लिख देना। तो ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। मानचित्र सिंधु तथा यही बात कह रहा है जो अभी मैंने आपको बताया। मानचित्र सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास को सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़े नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियाँ के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटीय इलाकों का निर्माण कब शुरू हुआ? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2500 वर्ष पूर्व। तो यहाँ लगभग हो गया 500 ईसा पूर्व, इसका आंसर हो जाएगा। आप ये लिख देना 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है। गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। अब यहाँ देखते हैं सोन कहाँ है। ये देखिए सोन नदी आपको दिख गया है यहाँ पे। ये सोन नदी है, ये प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता है। अभी इसका ज़्यादातर हिस्सा बिहार में है, और यहाँ के शासक बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। तो यही चीज़ इसमें कह रहा है। आप इसमें लिख देना कि सोन नदी के पास कौन सा नगर बसा हुआ था। तो आप इसमें आंसर लिख सकते हैं मगध बसा हुआ था। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है मगध नाम से जाना जाता था। सही है इतना। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ी और रेगिस्तानी नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोगों ने काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि लोग यात्रा क्यों करते थे। तो आप लिख सकते हो काम की तलाश में करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। लोग भोजन की तलाश में करते हैं, और कभी कभी जैसे एक शिकारी किसी जानवर का शिकार करता है, उसका शिकार करने में उसके पीछे पीछे भी बहुत दूर निकल जाते थे लोग। तो ये तीनों आंसर हो जाएगा। और आज हम यात्रा क्यों करते हैं? हम किसी का जॉब लगा है तो उसका कहीं और ट्रांसफ़र हो जाता है, तो तब करते हैं। हम घूमने जाते हैं, हम अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं। तो मतलब ये अभी का हो गया। तो आप इतना, इसमें जनरल क्वेश्चन है तो आप इसमें इतना अपने मन से भी बना के लिख सकते हो। यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। अब जैसे ये जानते हो कि अंग्रेज व्यापारी के व्यापार करने के लिए भारत आए थे, तो वो उसमें उनमें व्यापार करते थे। तो क्या करते थे, वो यहाँ से सामान लेके जाते थे और यूरोप में बेचते थे। और वैसे ही जो व्यापारी सब थे वो जहाज़ों से सामान लेके आते थे और यहाँ पे बेचते थे, या फिर यहाँ से सामान लेके जाके अपने देश में बेचते थे। तो व्यापार के लिए भी लोग यात्रा करते थे। इस चैप्टर में पूरा इस बुक का समरी दिया गया है, तो आप इस चैप्टर को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो इसमें आपको आधे से ज़्यादा बुक का समरी पता चल जाएगा। तो चलिए अभी अगला देखते हैं। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए
ये जाती थी, जैसे एक राजा था दूसरे राज्य पे कब्जा करने के लिए अपनी विशाल सेना को लेकर जाया करते थे। ये तो वही बात इसमें दी गई है। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। धार्मिक गुरु जैसे बुद्ध हो गए और आपका महावीर हो गए, ये सब एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते रहते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थान को खोजने की चाह में उत्सुकता भी यात्रा करते थे। जैसे हम लोग आज कहीं कहीं घूमने जाते हैं, नए नए जगह पे खोज देखने का सबको मन करता है, वैसे तो वो भी नए नए स्थान को खोजने के लिए यात्रा करते थे। ये चीज़ शुरू से बनती आई है, तो आप इस ध्यान रखिएगा। इन सभी यात्राओं में लोगों को एक दूसरे से विचारों को जानने का अवसर मिले। लोग इधर उधर अगर घूमेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, तो एक दूसरे के विचार को समझ पाएंगे। वही बात इसमें दी गई है। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि आज लोग घूमने जाते हैं, उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, या फिर कुछ भी ऐसे तबादला कह सकते हैं। घूमने जाते हैं, रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, नौकरी की तलाश में जाते हैं, वैसे ही यात्रा करते हैं। तो यही चीज़ इसमें दी गई है। तो अगले देश के नाम, आपने देश के नाम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हुए इंडिया शब्द का इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। आपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाला ईरानियों ने यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह ने किया था। इस समय का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अब इसमें कहा गया इंडिया शब्द इंडस से निकला। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका कि इंडिया शब्द किस शब्द से मिलकर निकला है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे इंडिया शब्द इंडस से निकला है। अब जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, ये आप लिख देंगे। और लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों ने यूनानियों उन्हें सिंध को हिंदोस और अथवा इंदोस और इस नदी को पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अब सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को यूनानियों ने इंडिया कहा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यूनानियों ने सिंध को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी, ये कौन सी नदी है, सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया का। इंडिया के शुरू में किसे कहा जाता था, यहाँ पे सिंधु नदी के घाटियों में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाता था। कौन सी सिंधु नदी, आप ये याद कर लिए, सिंधु नदी ये बहुत बार चैप्टर में आया है इसलिए। तो अब अगला देखते हैं। उत्तर पश्चिम वाले में रहने वाले लोगों के लिए प्रयोग किया था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था। अब इस समूह का उल्लेख संस्कृत में आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पूर्व कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जैसे रामायण हो गए, महाभारत हो गई, अतीत की पुस्तकें, इनके बारे से हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है। तो वैसे ही आप इसमें वही चीज़ लिखा गया है। अब इसमें वैसे इस चैप्टर में ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। आप एक बार ध्यान से सोचेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे पूरा चैप्टर। अतीत के बारे में जानकारी हम कैसे प्राप्त करते हैं, पांडुलिपि हो गए। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्यूस्क्रिप्ट है। अब लैटिन शब्द मैनू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसको गौर करने वाली बात है। आप इसे नोट कर लीजिए कि ये पांडुलिपि का अंग्रेजी में पांडुलिपि, यहाँ से अंग्रेजी में पांडुलिपि प्रयुक्त होने वाले मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन मैन्यू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। यहाँ तक आ सकता है इसका क्वेश्चन आंसर में। तो आप देख लीजिए। अगला, ये पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज्र नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके
से तैयार भोजपत्रों पर लिखा था। अब ये वाला आपका जो पैराग्राफ है, ये पूरा ही पैराग्राफ बहुत ज़रूरी है, तो ये पूरा पैराग्राफ आप याद कर लीजिएगा कि ताड़पत्र क्या होते हैं और कहाँ से प्राप्त होते हैं। ये यहाँ पे अभी आपको दिखा देता हूँ मैं। ये हो गए अतीत की जानकारी से आप यहाँ से अंग्रेजी में पांडुलिपि से प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्युस्क्रिप्ट जिसका हाथ से निकला है, इतना तो आप जान गए। और ये ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में पड़ने भुज्र नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अब कहाँ लिखी जाती थी, ये लिखेंगे यहाँ से। ये पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों में उगने वाली भुज्र नामक भोजपत्र पर लिखी जाती थी। पांडुलिपि कहाँ पर लिखी जाती थी, भोजपत्र पर लिखे जाते। और ये पेड़ का नाम क्या है, भुज्र नामक पेड़ की छाल से, इसकी छाल से हम पेपर, जैसे अभी आज पेपर बनाते हैं वैसे इसकी छाल को तो हम लोग लिखते थे। यहाँ देखिए नीचे यहाँ पे दिया गया लिखा हुआ, तो यही आप देख लीजिएगा। इतने वर्ष में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया। अब भाई जैसे हमारे कॉपी किताब पढ़ा रहता है तो कभी कभी चूहे काट देते हैं उन्हें, वैसे इतने वर्षों से ये पढ़ा हुआ था, इसे कितने कीड़ों ने खाया होगा। वैसे कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट भी कर दी गई। अब कोई कहीं पे मिट्टी में गिर गया तो मिट्टी में ऑलरेडी ये सब चीज़ गल जाता है, तो ऑलरेडी ये सब नष्ट हो चुका होगा। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपि आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपि मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है, आज लाइब्रेरीज में प्राप्त भी हो जाती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिली है। इनके अतिरिक्त हम यहाँ महाकाव्य, कविता तथा नाटक भी है। उस समय ये सब चीज़ ज़्यादा बनता नहीं, लेकिन मांग थी इनकी, तो इनको आम आदमी नहीं खरीद सकता था। तो इसे राजाओं वगैरह जो थे ये अपने बारे में लिख देते थे कि इन्हें पूरी दुनिया जाने, इसके लिए ये अपने पांडुलिपि लिख देते, शिलालेख लिखवा देते। तो ऐसी उन्होंने राजाओं के द्वारा ही इनका ज़्यादा उपयोग किया गया। हम अभिलेख का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, अभिलेख किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि अभिलेख जो होते हैं ये धातु पे लिखे जाते हैं। धातु जैसे कोई मेटल है, उस मेटल पे लिख देते हैं हम लोग। कुछ अध्ययन करते हैं तो फिर राजा लिखवा देते हैं उन पे, तो हम राजा जाता है इन सब चीज़ों को उसके लिए लिखा देते कि अपने कोई आदेश है तो उस लोगों को आकर्षक लगे देखने में, तो उसकी चीज़ के लिए लिखाते थे। यही चीज़ दिया। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ है, ऐसा करने में क्या क्या कठिनाई आती है? अब ये चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने से आकर्षक तो लगते हैं और ये जल्दी नष्ट भी नहीं होते हैं, लेकिन इन चीज़ों को जो आदमी लिखते हैं उनकी उंगलियां इतना सख्त तरीके से लिखते थे, तो उनकी उंगलियां में बहुत दर्द होता होगा और उनकी उंगलियां एकदम ख़राब से हो जाती है। ये कठिनाई होती है उनकी इस चीज़ को लिखने में। अब यहाँ पे अगला, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती है। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाते हैं। और जो हिस्ट्री में चीज़ों का अध्ययन करते हैं, इतिहास में चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ऐसे लोगों को पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर या ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियार, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातुएं की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। अब एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, इस तरह की पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। एक पुराना चांदी का सिक्का, इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से ये सिक्का कैसे भिन्न है? अब चांदी के सिक्का पहले यूज होते थे, आज
चांदी का सिक्का आप लोग कहीं यूज करते हो? मतलब आप कुछ सामान लेने जा रहे हो तो आप ये थोड़ी कि सामान लेंगे चांदी का सिक्का दे देंगे, ऐसा थोड़ी होता। अभी तो आज हमारे यहाँ महंगे के सिक्के आ गए हैं। ऐसे जो पहले के लोग थे, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के के बदले 1 लाख स्वर्ण मुद्रा है, 100 स्वर्ण मुद्रा है, ऐसे ऐसे चीज़, इसके बदले चीज़ अदला बदली करते थे, ऐसे होता था। अब यहाँ पे पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते थे। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती थी अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी भी टुकड़े जल जाते थे तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविद को बधुआ कपड़ों के अवशेष मिले तो होंगे। अब देखिए ये पेड़ वेड़ कटते हैं, वनस्पति पहले क्या उगती थी, ये सब चीज़ बड़ी मुश्किल से मिलती है। क्यों? अब इसका कारण ये है कि ये सब चीज़ है, ये चीज़ डिकम्पोज हो जाती है, मतलब सड़ गल जाती है, तो ये सब गायब हो जाती है ऑटोमेटिक, इसलिए मुश्किल से मिलती है बहुत। अब पांडुलिपि अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत का प्रयोग करते हैं। पांडुलिपि, अभिलेख क्या होता है? जब हम किसी मेटल पे लिखाते हैं। पांडुलिपि क्या हो गया? जो भोजपत्रों, ताड़पत्रों में, अब इसमें भोजपत्र क्या जिससे बनता है? भ्रुजु नामक पेड़ से बनते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, भ्रुजु नामक पेड़ से बनते हैं भोजपत्र। अब एक और होता है शिलालेख, जिसमें पत्थरों पे लिखाते हैं, तो ये तीनों चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये तीनों चीज़ इसमें चैप्टर में बहुत बार पूछेगा, तो ये चीज़ एकदम याद कर लीजिए आप। अब अतीत एक या अनेक, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने हैं। उदाहरण के लिए पशुपालक अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि आज भी हम देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। आपने इस किताब का नाम देखा होगा। इस किताब में नाम दिया गया हमारे अतीत। इसमें कई अतीतों पर केंद्रित है, जैसे राजाओं का जीवन था, व्यापारियों का जीवन था, शिल्पकारों का जीवन था। देश में अलग अलग स्थान पर रहने वाले अलग अलग लोगों का जीवन, सबका जीवन एक दूसरे से भिन्न था। तो इसमें कई सारे लोग थे, तो सबके अलग अलग रीति रिवाज थे, सब अलग अलग खाना खाते थे, अलग अलग कपड़े पहनते थे। तो इसमें इन सभी अतीत पर केंद्रित इस बुक का नाम दिया गया है हमारे अतीत। इसी चीज़ का मतलब इसमें दिया गया। तिथियों का मतलब क्या होता है? अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे, तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। जैसे कि मैं बताऊंगा 3 सितंबर 2020 है ये तारीख, वैसे आप भी बताओगे। तो या इसी माह तरह का कोई और वर्ष बताओगे। ये वर्ष, यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती। जैसे जीरो ईस्वी था, उस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ, तब से आज तक 2020 वर्ष हो चुके हैं ईसा मसीह के जन्म के। तो उसी के आधार पर ये तारीख चलती आ रही है। तो इसी के आधार पर इसकी गणना की जाती है। 2000 वर्ष के बाद से ईसा मसीह का जन्म किसके पूर्व की तिथियों को ईसा पूर्व कहा जाता है। जैसे मैंने शुरू में आपको कहा था कि इतने ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, मतलब क्या हो गया? ये 0 ईस्वी था, उससे 500 वर्ष पहले 500 ईसा पूर्व हो गया इसका मतलब। अब इतिहास और तिथियाँ, अंग्रेजी में BC का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से है। BC बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले। और AD हिंदी में
ईस्वी जिसे कहा जाता है 2000 ईस्वी, 2020 ईस्वी, एनो डोमिन इसको कहा जाता है। ये दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर आपको मैं अगले वीडियो में दूंगा। और आपको इस बुक की PDF डाउनलोड करनी है, MCQ करना है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही आपको लिए बहुत मेहनत करके वीडियो लाते हैं, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।